नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 206 एवं 207। वक्त के पंख लगे होते हैं। अच्छा समय कैसे व्यतीत हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। नीरज और धानी की बेटी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था। वो महीना सभी के लिए भारी था, क्योंकि जब तक बच्चा हाथ में नहीं आ जाता है मन को संतोष कैसे मिलता। खैर, जैसे तैसे वो महीना बीतता है और नीरज की नन्ही परी अपने घर आ जाती है। सब अच्छे से स्वागत करते हैं। धानी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा था। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। ऑपरेशन हुआ था, इसलिए नामकरण का संस्कार भी नहीं रखा गया था और अतुल की छुट्टी भी नहीं मिलती है और वो हर फंक्शन को एंजॉय करना चाहता था। इसलिए सबने 3 महीने के बाद नामकरण संस्कार का दिन निकाला था और उसी के बाद ईशान और रिया की शादी की रस्मों का शुरुआत होने वाला था। कल नामकरण संस्कार होने वाला था। पूरा घर तैयारी में डूब चुका था। अतुल का भी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो चुका था। अब उसकी पहली पोस्टिंग इंदौर में मिली थी। पहली पोस्टिंग अपना शहर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कुछ दिनों के लिए बीच में ब्रेक मिला था और उसी ब्रेक में सबने नामकरण संस्कार और रिया ईशान की शादी का मन बनाया था। इतने दिनों से नीरज की नन्ही परी को सब गुड़िया गुड़िया कहकर ही बुला रहे थे। नाम अभी तक रखा ही नहीं गया था। अतुल घर पहुंचता है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। भाभी, मेरी गुड़िया रानी सो रही है। आपको बहुत समय लग गया देवर जी। हाँ भाभी, ट्रैफिक में फंस गया था। मैं इसे ले लूँ? हाँ ले लीजिए, लेकिन अभी तो सोएगी, रात को जागेगी। ये बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं क्या कि दिन में सोना है और रात में जागना है? अतुल नन्ही परी को पालना से उठाते हुए बोलता है। नीरज की गुड़िया रानी अब गोलमोल सी हो गई थी। आराधना जी ने बहुत देखभाल किया था। सफ़ेद सी एकदम उजली सी हो गई थी। हाय, कितनी क्यूट लग रही है ये। शरद, जो अतुल को देखकर दौड़ता हुआ आया था, अतुल को अपनी बहन के साथ व्यस्त देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। अब वो थोड़ा बड़ा और समझदार हो गया था और गुड़िया रानी के आने के बाद उसके मन में ईर्ष्या की भावना भी आ गई थी, क्योंकि अब सब गुड़िया रानी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ऐसा उस छोटे से बच्चे को लग रहा था। नहीं तो सब आते ही सबसे पहले उसे ही गोद में उठा लेते थे, लेकिन अब सबका ध्यान उस नन्ही परी पर चला जाता था। भाभी, आपने ये कब लिया? रिया और ईशानी साथ में नन्ही परी का शॉपिंग करके आ रहे थे। ये फ़्रॉक मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, है ना? मुझे भी एक नज़र में पसंद आ गई थी। कल हमारी गुड़िया यही पहनेगी। ईशानी फ़्रॉक को दिखाते हुए खुशी से बोलती है। भाभी, ये देखिए। बोलते बोलते ईशानी की ज़ुबान रुक जाती है जब वो अतुल को बैठे हुए देखती है। उसे ही नहीं पता था अतुल क्या आने के बारे में। ना ही उसने पूछा था और ना ही उसने बताया था कि वो कब आने वाला था। मम्मा। शरद अपनी मम्मा के पास दौड़ता है। तभी उसे नीरज आता हुआ दिखाई देता है, जो शायद इन्हीं को लोगों को शॉपिंग कराने के लिए मॉल लेकर गया था। सब ऑफिस से निकल गए थे। बस हमारा शरद अपना रास्ता बदल लेता है और सीधे नीरज के पास जाकर रुकता है। पापा। नीरज झुककर उसे गोद में उठा लेता है। वो कसकर नीरज के गले लग जाता है। क्या हुआ? किसी ने डांटा मेरे बाबू को? नन्हा शरद हाँ में सर हिला देता है। किसने डांटा है मेरे सोना को? पापा। अतुल। शरद अतुल की तरफ उंगली दिखाता है। ये झूठ बोल रहा है।
मैंने इसे कब डांटा है, मैं तो अभी आया हूँ। अतुल शरद की बात सुनकर हैरान हो जाता है। तो पापा की पिट्ठी करे? नन्हा शरद गुस्से में हाथ में सर हिला देता है। अरे मेरा बाप, क्यों बाप से मार खिलवाने पर तुला हुआ है? कब मैंने तुम्हें डांटा है? पली। उसकी आधी अधूरी बात किसी को समझ नहीं आती है, बस नीरज के अलावा। पापा पली। क्या पली? तुमने आते ही गुड़िया को गोद में ले लिया था? हाँ, वो मैं एक्साइटेड था तो अब मार खा। नीरज उसके पीठ पर थप्पड़ मारता हुआ बोलता है। शरद हैप्पी? नन्हा शरद ताली बजाने लग जाता है। ये सही है, अभी से ही अपने बाप को मार खिलवा रहा है, आजा। अतुल लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन नन्हा शरद तो नाराज़ हो चुका था। वो गुस्से से मुंह घुमा लेता है। अच्छा डैड, सॉरी। अतुल उसके सामने कान पकड़ लेता है। ऐसा एक दो बार नीरज के साथ भी हो चुका था। बदले में शरद की नाराज़गी उसे भी झेलनी पड़ती थी। बाद में उसे ये समझ आ जाता है कि शरद के अंदर अब समझ आ गई है। आते ही सबसे पहले उसे ही गोद में लेता था और फिर उसे ही गोद में लिए हुए अपनी बेटी को भी ले लेता था, जिससे वो खुश होकर खूब खेलता था। नीरज उसे लेकर बैठ जाता था और फिर गुड़िया को अपने गोद में ले लेता था, जिसे देखकर नन्हा शरद खूब खुश होता था। अतुल उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो भी नीरज का शरद था, आसानी से माफ़ करने वाला नहीं था। अरे भाई माफ़ कर दे, गलती हो गई। ये दो। ईशानी उसके हाथों में डेयरी मिल्क का छोटा सा पैकेट पकड़ा देती है। ये दिखाओ, खुश हो जाएगा। पक्का? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इसे ये पसंद है, तो मैं बहुत सारा लेकर आता। पसंद है लेकिन खाने थोड़ी ना देती हूँ। तो अभी क्यों दे रही हो? दिखाने के लिए, खुश हो जाएगा तो छीन लूँगी। क्या? तुम मेरे बेटे पर अत्याचार करती हो? पागल हो, छोटा सा है बच्चा, चॉकलेट ख़राब करेगा उसको। बढ़िया है अत्याचार वाले। ईशानी और अतुल को इस तरह बात करते हुए देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा देखो, पापा आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अतुल उसके सामने डेयरी मिल्क कर देता है, जिसे देखकर नन्हे शरद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। अतुल हाथ पीछे खींच लेता है। पहले डैड की गोदी आओ। शरद कुछ पल सोचता है और अतुल के गोद में चला जाता है। अतुल उसके गालों को चूमते हुए गोल गोल घुमा देता है। शरद भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ईशानी खामोशी से उसे देख रही थी। सच में वो कभी पिता के प्यार की कमी पूरा नहीं कर पाती। इतने छोटे से बच्चे की आंखों में जो फ़ोन का इंतज़ार देखती थी, अभी प्यार का भरमार देख रही है। वो कभी पूरा कर पाती? नहीं कर पाती। अतुल जाओ, फ्रेश हो जाओ, खाना लगाते हैं। चलो, पापा और बेटा नहाई नहाई करेंगे। नहाने के नाम पर हमारा नन्हा शरद खुश हो जाता है। अभी शाम हो गई है, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। ईशानी रोकती है। गर्मी है, नहीं होगी तबीयत खराब, चलो। अतुल शरद को उठाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आप भी जाइए, अपने कपड़े बदल लीजिए। नीरज अपनी गुड़िया को उठाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। भाभी, कल के लिए ड्रेस कैसा रहेगा? बहुत प्यारा। धानी अब हल्के फुल्के काम करने लगी थी। ऑपरेशन के 4 महीने बीत चुके थे। मैं उनके लिए कॉफ़ी लेकर जाती हूँ। धानी नीरज का कॉफ़ी बनाकर कमरे की तरफ बढ़ जाती है। बरीमा, रात के खाने में क्या बनेगा, मैं देख लेती हूँ। ईशानी आराधना जी से पूछती है। मैं खाने का देख लेती हूँ, तुम अतुल के लिए चाय लेकर जाओ, और सारा खाना मैं और बिंदिया साथ मिलकर बना लेंगे। तुम्हें जल्दी नीचे आने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं, बिंदिया दीदी दे आएगी ना चाय, मैं खाना देख लेती हूँ। ईशानी, बिंदिया उसकी पत्नी नहीं है। आराधना जी की बात सुनकर ईशानी खामोश हो जाती है और चुपचाप चाय बनाकर कमरे की तरफ चल देती है। मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहे थे। कब तक वो अतुल को नकारेगी? आज नहीं तो कल उसे पति के रूप में स्वीकारना ही होगा। कब तक इस रिश्ते से भागेगी? आज नहीं तो कल इस रिश्ते को निभाना ही होगा। यही सब सोचते हुए कमरे में चली जाती है, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अतुल खुद भी टॉवल में लपेट कर खड़ा था और नन्हे शरद को भी टॉवल में लपेट कर बेड पर खड़ा कर रखा था और दूसरे तौलिया से उसके बाल को पूछ रहा था। मज़ा आया पापा, मज़ा? ईशानी झट से पलट जाती है। तुम कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर नहीं आ सकते हो? ईशानी की आवाज़ सुनकर अतुल उसकी तरफ देखता है। बेटू, मम्मा को बताओ, अंदर कपड़े नहीं पहनते हैं, बाहर पहनते हैं। बाहर, शरद अपने पापा का साथ देता हुआ बोलता है। ईशानी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, लेकिन अतुल को देखकर फिर से उसकी नज़रें झुक जाती है। आप रुको, पापा 1 मिनट में आ रहे हैं। अतुल ईशानी की तरफ आने लग जाता है। अतुल को अपनी तरफ आते देखकर ईशानी को घबराहट होने लग जाती है। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? मेरे लिए ही चाय लेकर आई थी ना? अतुल ट्रे में से चाय का कप उठाते हुए बोलता है। उसके कानों में धीमी सी आवाज़ में बोलता है। ईशानी उसकी आवाज़ सुनकर सिहर उठती है और अपने कदम पीछे खींचने लग जाती है। अतुल दूसरा हाथ उसके कमर में डालकर अपनी तरफ खींचता है। ईशानी ट्रे उसके सीने पर रखती है। पति से दूर नहीं, करीब आते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? शरद है, बच्चों का तो ख्याल रखो। बेटू, पापा मम्मा का पुच्ची करें? पुच्ची बोलकर शरद ताली बजाने लग जाता है। अतुल, पागल मत बनो, छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए नहीं थामा है। अतुल झुककर उसके गालों को चूमता हुआ बोलता है। ईशानी के शरीर में करंट दौड़ता हुआ महसूस होता है। ये पुच्ची, मामा पुच्ची, पापा पुच्ची। शरद खुशी से उछलने लग जाता है। अब पापा बेटू को पुच्ची देगा। अतुल उसे छोड़ते हुए शरद की तरफ बढ़ जाता है। ईशानी अपने गाल पर हाथ रखकर उसे देखती रह जाती है। आंखों से एक कतरा आंसू निकल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो शरद के साथ बेवफाई कर रही थी। आंसू पोंछते हुए बालकनी की तरफ चली जाती है। उसके आंसू अतुल की नज़र से छुप नहीं पाता है, जिसे देखकर उसे भी तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर से वो शरद के साथ खेलने में मगन हो जाता है। धानी, अभी तुम्हारी जैसी लग रही है ना? कल तक तो ये मेरी जैसी लग रही थी। बच्चा हर दिन रूप बदलता है। ये हमारी जैसी लगे या आपकी जैसी लगे, बस इसका दिमाग आपके जैसा होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तो तुम्हारी जैसी मासूम सी प्यारी सी बेटी चाहिए। नहीं, हम अपने जैसे अनपढ़ गंवार मासूमी से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम जैसों का तो इस दुनिया में गुजारा हो गया है। इसका क्या होगा? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? हाँ, पूरा जीवन तो तकलीफ़ में ही गुजारा है, जब तक आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे। ये हमारी जैसी हो जाएगी तो फिर आपके जैसा इसके जीवन में कौन आएगा? इसलिए ये आपकी जैसी होगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी आपकी परछाई बने। ठीक है, मैं इसे अपने जैसा स्ट्रांग बनाऊंगा और आपके जैसा इंग्लिश भी धड़ाधड़ बोलें। धानी, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
हम चाहते हैं हमारी बेटी बिल्कुल तेज़ तर्रार बने, ना कि हम जैसे बात बात पर रोने वाली। हाँ, तुम जैसा चाहती हो हमारी बेटी वैसा ही बनेगा। अब सो जाओ। ये महारानी सोएगी तभी तो हम सोएंगे। देखिए कैसे बटन जैसे आँख खोले हुए हैं। नीरज की शहजादी हाथ पे हिलाते हुए खूब खेल रही थी। सोने का उसका दूर दूर तक इरादा नहीं था। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं इसे देखता हूँ। लेकिन आप तो थके होंगे ना। तो क्या हो गया, मुझे आदत है। अब शरद सोना सीखा नहीं है, नहीं तो उसे भी लेकर जागता ही था। तुम सो जाओ। पूरे दिन तो टाइम नहीं मिलता मुझे प्रिंसेस के साथ खेलने का, और मैं भी अपने प्रिंसेस के साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है, ये रोए तो हमें उठा दीजिएगा, हम इसे दूध पिला देंगे। धानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। नीरज अपनी गुड़िया के साथ खेलने लग जाता है। गुड़िया भी बड़ी बड़ी आंखों दिखाते हुए उसके साथ खेल रही थी। आंखों भी उसने अपने गुड़ैया पापा वाला हिल मिला था। अगली सुबह घर में चहल पहल मची हुई थी। फिर से पूरे घर को सजा दिया गया था। पंडित जी का आगमन हो चुका था। आराधना जी अतुल और ईशानी को फेरे परवाने के लिए सोचा था। जब अतुल और ईशानी की शादी हुई थी तब ईशानी माँ बनने वाली थी, इसलिए शादी में फेरे नहीं हुए थे। और अब आराधना जी और ईशानी अतुल को वापस मंदिर में ले जाकर फेरे डलवा कर धागा खुलवाना था। क्या हुआ, आपका मूड क्यों उखड़ा हुआ है? ईशान अभी अभी सक्सेना हाउस आया था और रिया उसे खींचकर एक तरफ ले रह गई थी और ख़ुद को दिखाते हुए पूछ रही थी कि वो कैसी लग रही है, जिस पर ईशान सिंपल सा जवाब देता है कि वो अच्छी लग रही है। रिया उसके बदले हुए व्यवहार को देख रही थी और उसका रूखा व्यवहार उसके दिल को चुभ रहा था। आप खुलकर मुझे बता दीजिए, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मैं भाई को मना कर दूंगी, भाई से बात कर लूँगी। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? तो क्या है ये, आपको कभी भी आप मुझे खुश क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कुछ नहीं, चलो अंदर। तुम तो जानती हो ना मेरा नेचर। आंटी जी के बारे में सोच रहे हैं? ईशान उसकी तरफ देखता है। मैं भाई को कहकर उन्हें बाहर निकलवा दूं? नहीं। तो फिर क्यों परेशान हैं आप? नहीं, तुम नहीं समझ। कैसे भी थी वो औरत ईशान की माँ थी। एक औरत से ही घर बनता है। एक समय था उसका घर परिवार भरा हुआ रहता था, बड़ा भाई भाभी, छोटी बहन, माँ बाप, सब कुछ था। और एक आज का वक्त था, कैलाश जी गुमसुम से कमरे में पड़े रहते थे। ईशान उठकर खुद खाना बनाकर ऑफिस जाता था और वहाँ से आने के बाद खुद बनाता था और फिर खाता था, अपने पापा को खिलाता था। सब कुछ वीरान वीरान सूना सूना सा लग रहा था। ईशानी को तो भरा पूरा परिवार मिल गया था, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सुशीला जी जाने का। लेकिन ईशान को बहुत फ़र्क पड़ रहा था। आखिर माँ की कमी कोई दुनिया में पूरी कर पाया है? लेकिन उसकी माँ ही ऐसे निकल गई तो बेचारा क्या करे। मैं समझती हूँ आपकी तकलीफ़, इसलिए जल्द से जल्द आपके पास आना चाहती हूँ। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं किसी भी की कमी पूरी कर दूँगी, लेकिन आपको ये दुखी भी नहीं रहने दूँगी। हम एक ही साल में बेबी प्लान कर लेंगे। पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? अरे हाँ, बच्चे आ जाएंगे तो घर हरा भरा लगेगा ना। हे भगवान, तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं, मेरे हिस्से का तो आप शर्मा लेते हैं ना, वो काफ़ी है। मैं ऐसे ही बेशरम ठीक हूँ। ईशान उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठता है। झल्ली हो तुम। अरे सर आप? भाई मैंने नहीं, इन्होंने बुलाया था। रिया झट से पलटकर सफाई देती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ईशान उसकी हालत पर देखकर खुलकर हंस पड़ता है। रुकिए, आपको मुझे सताने में बहुत मज़ा आ रहा है ना, अभी बताती हूँ। रिया वही गार्डन में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लेती है।
अरे क्या कर रही हो रिया, चोट लग जाएगी। हाँ तो चोट लगने के लिए तो मार रही हूँ मैं आपको, पागल हो गई हो। ईशान बचकर भागने लग जाता है और रिया उसके पीछे पीछे डंडा लेकर दौड़ रही थी। तभी सामने से आते हुए नीरज से ईशान टकरा जाता है। नीरज को देखकर ईशान की सुट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रिया के भी कदम ठहर जाते हैं। भैया, भैया यहाँ पर फूल नहीं लगाया आपने। रिया हाथ में पकड़े हुए डंडे के से वर्कर के ऊपर की तरफ फूल लगाने के लिए कहने लग जाती है। ईशान को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। नीरज एक नज़र दोनों को देखता है और बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही ईशान चैन की सांस लेता है। रिया की तरफ देखता है जो इधर उधर देखते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। ये उसका हमेशा का था। जब भी ईशान नीरज के सामने फंसता था वो गायब हो जाती थी। ईशान उसके बचपने पर मुस्कुरा उठता है। अभी खुद बच्ची है और इसे बच्चे करने हैं। ईशानी और धानी दोनों आज दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। जहाँ धानी के लिए नामकरण के लिए तैयार हुई थी, वहीं ईशान अतुल के साथ फेरी लेने के लिए तैयार हुई थी। लाल रंग की साड़ी फिर से गहनों में सजी हुई थी। सबसे पहले वो लोग मंदिर जाने वाले थे। वहाँ से घर के आने के बाद नामकरण की रस्म होती। ईशानी खड़ी होकर खुद को शीशे में देख रही थी। क्या हुआ, मन नहीं है फेरी लेने का। ईशानी पीछे पलट कर देखी तो अतुल खड़ा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं। ईशानी बाहर निकलने लग जाती है। रुको, क्या हुआ। वो तुम्हारा क्या। अतुल उसके पीछे खड़ा होकर ईशानी के ब्लाउज के खुले हुए डोरी को दोनों हाथों से पकड़कर बांध देता है। वो ये खुल रहा था। ईशानी बिना कुछ बोले अपने पीठ पर आंचल फैलाते हुए बाहर चली जाती है। उसका यूं आंचल फैलाना अतुल के दिल को कचोट कर रह जाता है। वो क्या चाहता है, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह लाइफ। कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहा है। 2 साल का समय दिया था वो। क्या ये 2 साल काफ़ी नहीं थे शरद की यादों से बाहर निकलने का। क्या वो शादी करके गलत कर दिया है। पापा। नन्हा शरद अतुल के हाथों को पकड़कर हिलाता है। अतुल नीचे देखता है तो नन्हा शरद उसकी गोद में आने के लिए परेशान है। नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने इस बच्चे के लिए शादी किया था। आज वो बच्चा उसे पिता मानता है। बस और क्या चाहिए था। अतुल झुककर शरद को गोद में उठा लेता है और उसके फूले हुए गालों को चूम लेता है। बदले में शरद भी उसके गालों को चूम लेता है। अतुल के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। क्या हुआ, पत्नी का प्यार नसीब नहीं हो रहा था। बेटे का प्यार तो मिल रहा है, वो इसी के सहारे ज़िंदगी गुजार लेगा। सब सज धज कर मंदिर पहुंच जाते हैं। उसी मंदिर पहुंचते हैं जहां पर अतुल ईशानी की शादी हुई थी। हवन कुंड में अभी भी मौली लपेटी हुई थी जिन्हें उन्हें फेरे लेते हुए उतारना था। मंदिर आए थे तो छोटा सा हवन रखवा दिया था ईशानी और अतुल की सुखी गृहस्थी के लिए। ईशानी और अतुल हवन के पास बैठ जाते हैं। पंडित जी शरद को गोद में लेने के लिए कहते हैं। दोनों हवन करते हैं। शरद भी नन्हे नन्हे हाथों से हवन करता है। उसके बाद नीरज शरद को ले लेता है। अब बड़की बहन आकर दोनों गठबंधन कर दीजिए। रिया आकर ईशानी की चुन्नी से अतुल के कंधे पर परे हुए धोती के गांठ बांध देती है। अब इस हवन कुंड का धागा खोलते हुए अपने हाथों में पकड़िए। अतुल पंडित जी के कहे अनुसार हवन कुंड में से धागा खोलकर पकड़ लेता है। अब आप दोनों खड़े होकर इस अग्नि के फेरे लीजिए। चारों फेरों में वधू आग रहेगी।
बाकी के फेरों में बर आगे रहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। पंडित जी मंत्र का उच्चारण के साथ अतुल और ईशानी का फेरे शुरुआत हो जाता है। सब उन दोनों के ऊपर फूल बरसाते जा रहे थे। ईशानी की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। शरद का चेहरा धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था हर उठाते हुए कदम के साथ शरद उसकी यादों से भी दूर जा रहा है। अतुल मोली के धागों को अपने हाथों में लपेटते हुए उसके पीछे चल रहा था। अब आप आगे आ जाइए और आप पीछे हो जाइए। अतुल आगे चल रहा था। ईशानी उसके प्यार के बंधे हुए प्रेम की डोर की तरह पीछे चल रही थी। दोनों के साथ फेरे पूरे करते हैं। अब ये मोली माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दोनों मिलकर माता रानी के चरणों में मोली को समर्पित कर देते हैं। अब आप दोनों आसन ग्रहण कर लीजिए और वर फिर से एक बार वधू का मांग भर दीजिए। अतुल चुटकी में सिंदूर उठाता है। शरद के साथ शादी किया था तो शायद ही उसे सिंदूर का महत्व पता था। वो तो बस उत्साह से भरी हुई थी। लेकिन दोबारा अतुल के साथ शादी में भी वो बस मूर्ति बन के बनी हुई थी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज उसे सिंदूर का महत्व समझ आ रहा था। वो इस सिंदूर के साथ ही पूर्ण रूप से अतुल की पत्नी बन जाएगी। अतुल एक नज़र उसे देखता है और सिंदूर उसके माथे पर सजा देता है। ईशानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंसू का कतरा उसके गालों को भिगाते हुए साड़ी में समा जाते हैं। अब आप दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर माता पिता का आशीर्वाद के साथ बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। आज से आप दोनों पूर्ण रूप से पति पत्नी हैं। विवाह तो तभी पूर्ण रूप से हो गई थी। आज जो बस एक रस्म छूटा था वो हुआ है। हम आपके जीवन का मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। दोनों उठकर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही साथ पंडित जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। पंडित जी दान दक्षिणा देते हुए सब घर के निकल जाते हैं, क्योंकि घर पर नामकरण का भी पूजा था। सारी तैयारी हो चुकी थी। घर पर आते ही ईशानी और रिया का झगड़ा होने लग जाता है। क्या हो गया, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? भाभी आप ये बताइए, ये फ्रॉक अच्छा है कि ये फ्रॉक अच्छा है? ईशानी जो लाई थी लाल रंग का फ्रॉक था और रिया जो लाई थी वो पिंक कलर का था। और हमारी गुड़िया सफ़ेद रंग की पहन कर लेटी हुई थी और सबको टुकुर टुकुर लड़ते हुए देख रही थी। उसकी चेहरे की हंसी बता रही थी कि उसे सबकी लड़ाई देखने में मज़ा आ रहा है। सबके साथ मैचिंग हेयर बैंड भी था। सर पर बड़ा सा फूल खिला हुआ। धानी धर्म संकट में पड़ जाती है। किसे मना करे किसे हाँ करे कुछ पता नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों अच्छे लग रहे थे। क्या हुआ, नीचे चलो पंडित जी बुला रहे हैं। नीरज कमरे में आते हुए बोलता है। भाई आप बताइए, इन दोनों में से कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है? ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गुड़िया मेरे लाए हुए ड्रेस पहनेगी। नीरज अपने अलमारी में से मैजेंटा कलर का फ्रॉक और हेयर बैंड निकालता है। भाई ये कितना सुंदर है, आपको कहाँ मिला? ऑफ कोर्स शॉप से ही लाया हूँ ना, घर में तो नहीं बनाया हूँ ना। लाइए भाई, मैं इसे तैयार कर देती हूँ। ईशानी फ्रॉक लेते हुए बोलती है। हेलो। दोनों अपने अपने फ्रॉक फेंक कर नीरज के लाए हुए फ्रॉक को पहनाने लग जाती है। धानी दोनों फ्रॉक को उठाकर संभाल कर अलमारी में रखती है। अब लग रही है ना हमारी गुड़िया रानी बिल्कुल परी। ईशानी उसकी नज़र उतारते हुए बोलती है। धानी काजल का छोटा सा टीका उसके माथे पर लगा देती है। फिर से धानी का नाम का सोए होने लग जाता है। भाभी जल्दी चलिए नीचे, नहीं तो पूरा परिवार ही ऊपर आ जाएगा। नीरज और धानी अपनी गुड़िया को लेकर नीचे उतरते हैं। पूजा वाले स्थान पर बैठ जाते हैं। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
पंडित जी अंजलि में गंगाजल लेते हुए शुद्धिकरण करते हैं और सबके ऊपर छिड़क देते हैं। हवन के साथ नामकरण का संस्कार का पूजा भी आरंभ हो जाता है। बच्चे का गोत्र क्या है? काश्यप। मूल, बच्चे का मूल क्या है? बुधवारे बलश्याम। अरविंद जी और गोविंद जी को अलावा किसी को मूल गोत्र याद नहीं था। अब बच्चे की जन्मतिथि बता दीजिए ताकि हम कुंडली का अनुष्ठान कर सकें। जी, आराधना जी जन्मतिथि सब बता देती है। पंडित जी कुछ देर सारे ग्रह नक्षत्र टटोलते हैं। बच्ची का ग्रह तो उत्तम दिशा में है, तारा चमक रहा है, खानदान का नाम रोशन करेगी और अपने माता पिता से विपरीत होगी। मूल गोत्र जन्मतिथि सब नक्षत्र देखते हुए प अक्षर का नाम उछड़ता है। प अक्षर से बने हुए नाम बच्चे के लिए मंगल होगा। आप लोग विचार कर लीजिए, तभी हम बच्ची को तिलक लगाएंगे। रिया हजारों तरह के नाम सोच चुकी थी। आजकल के फैशन अनुसार दोनों का नाम मिलाकर निधि, निर्जा, धारा, निर्झरा और भी बहुत तरह के नाम सोच चुकी थी, लेकिन प शब्द का नाम सोचा ही नहीं था। परीक्षिता कैसा रहेगा? ईशान सोचता हुआ बोलता है। सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। सॉरी सर, अगर आपको पसंद नहीं है तो और कुछ और रख लीजिए। वो तो मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा, तुम हर बात में माफ़ी क्यों मांगने लग जाते हो? पहले तो ये सर कहना बंद करो। सबकी तरह तुम भी नीरज को भाई बुलाओ। अरविंद जी उसे डांटते हैं। और तुम भी इस घर के सदस्य हो, तुम्हें भी बोलने का अधिकार है, इसलिए इतना संकोच मत किया करो। और परीक्षिता नाम तो बहुत खूबसूरत है। महाभारत में अभिमन्यु का बेटे का नाम परीक्षित था, जो मृत्यु से लड़कर आया था। हमारी लाडली भी मौत को मात देकर आई है, तो इसका नाम भी परीक्षिता ही होगा। बताओ नीरज, कैसा लगा? अच्छा है, बट मैं शॉर्ट में परी ही बुलाऊंगा इसे। हाँ, तुम्हें जो बुलाना हो बुला लेना, हम तो परीक्षिता ही बुलाएंगे। क्यों बेटा, कैसा लगा नाम? अरविंद जी धानी से पूछते हैं। ये भी हमें कान्हा जी के आशीर्वाद से मिला है और इसका नाम भी कान्हा जी के लीला महाभारत से होगा, तो इससे अच्छी बात कौन होगी? पंडित जी, आप क्या कहते हैं? बहुत ही उत्तम नाम है। आज के ज़माने में सब नए नए नाम रखने पर लगे हुए हैं। भगवान के नाम में जो अर्थ छुपा हुआ होता है ना, वो कहाँ लोग समझ पाते हैं। भगवान का नाम लेने से सभी पाप कर जाते हैं। परीक्षिता बहुत ही खूबसूरत नाम है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वजा। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए हमारी परीक्षिता को तिलक लगा देते हैं। टुकु टुकु अपने पापा को देख रहे थे। पंडित जी और नीरज धानी को भी तिलक लगा देते हैं। इनके कान में गायत्री मंत्र कौन पढ़ेगा? पंडित जी सवाल करते हैं। आप अपनी बच्ची को किसके जैसा बनाना चाहती है? ऐसा माना जाता है जो आज इसके कान में गायत्री मंत्र पढ़ेगा, बच्ची उसी के प्रति छाया बनेगी। गायत्री मंत्र तो हर किसी को पता था, लेकिन कोई एक ही कान में पढ़ सकता था। मम्मी जी? नहीं धानी, तुम पढ़ो, तुम्हारी गुड़िया तुम्हारी जैसी बने। नहीं मम्मी जी, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी गुड़िया हमारी जैसे बने। हम चाहते हैं हमारी गुड़िया आपकी जैसी बने, हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न। नहीं धानी, जिंदगी में मैंने बहुत बड़ा पाप और गलती किया है। बहुत बड़ी गलती हम कर चुके हैं। माँ, मैं चाहता हूँ आप मंत्र पढ़ें। नीरज आराधना जी की बात काटते हुए बोलता है। आराधना जी अपने आंसू पोंछते हुए घुटनों के बल परीक्षिता के पास बैठ जाती है और उसके कानों में गायत्री मंत्र पढ़ देती है, और इसी के साथ नामकरण संस्कार संपन्न होता है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग ख़त्म होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए ना यार।
थैंक यू।